हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। और मैं आपके साथ जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर की स्टडी हमारी चल रही है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12th का 3rd चैप्टर है। तो रेडिएशन की सीरीज़ में हम जो है तो अगला पॉइंट लेकर आए हैं, ये रेडिएशन के ताल्लुक़ से है। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th का ये 3rd चैप्टर है। पूरा नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। और रेडिएशन के ताल्लुक़ से मैंने इसके पहले 5 वीडियोज़ आपको दिए हैं, 5 वीडियोज़ दिए हैं, और अब ये अगला उस सीरीज़ में ज्वाइन हो रहा है। और हम जो है तो पढ़ने वाले हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका इंट्रोडक्शन, इसका रेफरेंस मैंने आपको पिछला जो वीडियो है उसमें दे दिया था, जब हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की स्टडी की थी। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो ग्राफ देखा था, आपको याद होगा कि हमने ग्राफ लिया था एक्स एक्सिस पे, हमने लिया था वेवलेंथ लैम्बडा, और यहाँ पर हमने लिया था रेडियंट पावर। और अलग अलग टेम्परेचर पर हमने कर्व्स देखे थे। तो लो टेम्परेचर पर आपको इस तरह से ये कर्व मिला था, और ये कर्व्स हमको मिले थे। तो हमको यहाँ पर जो बात अभी ध्यान में रखनी है वो लैम्बडा मैक्स पर ध्यान देना है। ये इसका लैम्बडा मैक्स यहाँ पर है, इसका लैम्बडा मैक्स यहाँ पर है, और इसका लैम्बडा मैक्स थोड़ा और इधर सरक गया है। ये लैम्बडा मैक्स इसका इधर है। तो हम ये देखेंगे कि लैम्बडा मैक्स जो है, मैं इसको और क्लियरली आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। एक बार और क्लियर फिगर आपको ड्रॉ कर कर बता देता हूँ। ये लोअर टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो ग्राफ ऐसा हुआ और ऐसा। अब आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने T1 टेम्परेचर पे लिए, मान लीजिए ये T2 टेम्परेचर पर, और ये कर्व T3 टेम्परेचर पर। तो इसका लैम्बडा मैक्स यहाँ पर है, इसका लैम्बडा मैक्स यहाँ पर है, और इसका लैम्बडा मैक्स यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि लैम्बडा मैक्स शिफ्ट हो रहा। ये यहाँ पर ये वेवलेंथ को मिला लैम्बडा मैक्स, इस पर यहाँ पर मिला, आपको ये वेवलेंथ पे मिला, और इस पर आपको ये वेवलेंथ पे मिला। तो मैं ये बोल सकता हूँ लैम्बडा मैक्स 1 है, लैम्बडा मैक्स 2 है, लैम्बडा मैक्स 3 है। इधर हम देखेंगे कि टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ से, मैक्सिमम वेवलेंथ वो वेवलेंथ होती है कि जहां पर रेडिएंट पावर मैक्सिमम होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये पहले टेम्परेचर का लैम्बडा मैक्स, ये दूसरे टेम्परेचर का लैम्बडा मैक्स, ये तीसरे टेम्परेचर का लैम्बडा मैक्स। तो आप देखेंगे यहां पर T3 का लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा 3 मैं यहां रखता हूं, यहां लैम्बडा 2 रखता हूं, और यहां लैम्बडा 1 रखता हूं। तो आपको रिलेशन उल्टा दिखेगा, सबसे ज्यादा लैम्बडा 1 रहेगा और सबसे छोटा लैम्बडा 3 रहेगा। आप देखेंगे कि साइन यहां पर रिवर्स हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि लैम्बडा मैक्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस स्टेटमेंट को ही हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये कहता है कि दिस लैम्बडा मैक्स that is maximum wavelength is inversely proportional to the absolute temperature of the body, of the black body। तो उसको मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एक बार स्टेटमेंट लिख लेंगे इसका, स्टेटमेंट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। It states that स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, it states that the maximum wavelength, यहां मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं, the maximum wavelength
जिसको हमने इंडिकेट किया लैम्बडा मैक्स से, लैम्बडा मैक्स at which radiant power is maximum, radiant power is maximum, radiant power is maximum is, that means this maximum wavelength is inversely proportional to the absolute temperature of the black body, to the absolute temperature of the black body, inverted commas closed. तो लॉ ये कहता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्बडा मैक्स से, और यहां पर खास बात क्या है, एट विच द रेडियंट पावर इज मैक्सिमम, इज आना चाहिए यहां पर, रेडियंट पावर इज मैक्सिमम is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. याद रहे ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने देखा था फॉर अ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं, इसका एक सिंपल सा रीजन है. आप देखेंगे कि ये जो लैम्बडा मैक्स है वो सरकते जा रहा है टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, सरक रहा है. ये देखिए पहले टेम्परेचर के लिए लैम्बडा 1 यहां पर है, दूसरे के लिए लैम्बडा 2 यहां पर, तीसरे के लिए लैम्बडा 3 यहां पर, यानी वो सरक रहा है. लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं. अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. ये इसका इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है. और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा लैम्बडा मैक्स, इक्वालिटी ला लेंगे, इक्वालिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, B अपॉन T. तो ऑफ कोर्स ये जो B है इसको आप बोलेंगे वीन्स कांस्टेंट, B इज वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली जा चुकी है. तो ये B की वैल्यू जो है वो है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. और इसी को अगर हम सिंपल और इसको रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा लैम्बडा मैक्स इंटू T इज इक्वल टू B. तो ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिला वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से. और इस लॉ की खासियत यह है कि आप दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर डोमिनेंट वेवलेंथ होता है, एक पर्टिकुलर डोमिनेंट लैम्बडा मैक्स होता है, उस पर से आपको लैम्बडा मैक्स वैल्यू मिल जाएगी. उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसके अंदर डोमिनेंट वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स डिटरमाइन करेंगे. तो हम यहां पर उस दूर स्टार का टेम्परेचर इस लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे कि यहां पर अगर आपको लैम्बडा मैक्स मालूम है, उसके स्पेक्ट्रम की आप स्टडी करो, लैम्बडा मैक्स डिटरमाइन करो, B की वैल्यू तो कांस्टेंट है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, और इस तरह से आप ये कैपिटल T की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. इस तरह से सन, मून और जो दूर के स्टार्स हैं उनके टेम्परेचर्स हम यहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ.
लेकिन आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये लॉ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम करता है, ये एक इसका लिमिटेशन है। खैर लेकिन इसकी पॉजिटिव चीज ये है कि हम स्टार्स, दूर के स्टार्स के टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार रेड कलर का है, रेड कलर इमिट कर रहा, तो उसका हम वेवलेंथ मालूम कर लेंगे और फिर यहाँ पर ये वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टी की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो वाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, ड्वार्फ स्टार्स वो सफ़ेद रंग के होते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। तकरीबन आप देखेंगे कि 10,000 केल्विन तक का उनका टेम्परेचर होता है। और अगर दूसरे कलर्स के हैं, रेड कलर्स के हैं, तो आप देखेंगे कि उनका टेम्परेचर 3000 केल्विन तक भी चले जाता है। इस तरह से ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के फायदे हैं और उसमें लिमिटेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा लॉ जो इसी से रिलेटेड है, इसी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ, कभी कभी इसको स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ भी बोलते हैं, स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ। अगला लॉ स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, या इसको सिर्फ कभी कभी स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ कहा जाता है। स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ, फोर्थ पावर लॉ, इसका भी जिक्र पिछले वीडियो में मैंने किया था। इस चीज का भी जिक्र मैंने किया था, 2 लॉस की बात किया था मैंने उसमें। अब ये सेकेंड लॉ है, पहला हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देख लिए, अब स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ ये क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं, the rate of emission of radiant heat per unit area और radiant power per unit area of a perfectly black body, black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, the fourth power of its absolute temperature, full stop, inverted commas closed। ये है स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ। क्या कहता है स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट हीट पर यूनिट एरिया और रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, इस क्वांटिटी को हमने नाम दिया था कैपिटल आर। ये इतना पूरा जो है द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट हीट, रेडिएंट एनर्जी
पर यूनिट एरिया, इसके लिए हमने यूज किया था रेडियंट पावर कैपिटल आर, और रेडियंट पावर पर यूनिट आर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। ये मैंने शॉर्ट में टेम्परेचर लिखा है, TEMP, टेम्परेचर के लिए। तो इसी चीज को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। समझो Q इतनी हीट इमिट हुई A इतने एरिया से T इतने टाइम में, T इतने टाइम में, तो द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं, रेडिएंट हीट भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा Q बाय T, ये हुआ रेट ऑफ इमिशन Q बाय T। Q अमाउंट है रेडिएंट हीट इमिटेड, A है एरिया, T है टाइम, एरिया ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है। तो Q अपॉन T हो गया रेट ऑफ इमिशन, टाइम से डिवाइड करें तो वो रेट ऑफ इमिशन हो जाएगा। पर यूनिट एरिया, यानी एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये रहेगा कैपिटल R, इसको हम बोल सकते हैं रेडियंट पावर। रेडियंट पावर जो मैंने यहां पर बोला है, रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया, दिस R is directly proportional to absolute temperature capital T of the perfectly black body के टेम्परेचर के फोर्थ पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि फोर्थ पावर T⁴ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर एक बात और लिख लीजिए, कैपिटल T टेम्परेचर है। देखिए अगर Q इतनी हीट बॉडी ने इमिट किया जिसका एरिया कैपिटल A है टाइम स्मॉल t में, और उस बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T है, तो तब Q अपॉन TA ये हो गया R, ये रेडियंट पावर है, रेडियंट पावर है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेडियंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने T लिया, यानी T⁴। तो ये हुआ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इसको फोर्थ पावर लॉ किस लिए बोलते हैं, ये वजह सीधी सीधी है, यहां पर फोर्थ पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको फोर्थ पावर लॉ भी कहते हैं। इसको अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो R विल बी इक्वल टू सिग्मा T⁴, सिग्मा T⁴। ऑफ कोर्स फिर ये जो सिग्मा है, ये जो 6 जैसा दिख रहा है आपको, ये सिग्मा है, इसको स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन की जा चुकी है। लेकिन मैं पहले इसके ऊपर जोर दूंगा कि इसका यूनिट क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है। तो उसके लिए पहले हमको R के डायमेंशंस मालूम रहना चाहिए। R के डायमेंशंस जो कि हमने इमिसिव पावर और उसके बाद रेडिएंट पावर में लिया था, ये R जो है तो रेडिएंट पावर है, तो हमने इसके डायमेंशंस निकाल रखे थे। तो एक बार हम ये R के डायमेंशंस निकाल लेंगे, इस पर से हमको सिग्मा के डायमेंशंस मिल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि सिग्मा के डायमेंशंस इज इक्वल टू R के डायमेंशंस अपॉन T⁴ के डायमेंशंस, T⁴। अब R क्या है जनाब, R जो है ये एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, मैं यहां R के डायमेंशंस निकाल रहा हूं आपके लिए। R इज इक्वल टू, ये है एनर्जी और वर्क सेम है, तो इसके डायमेंशन है m1 L2 T⁻²। ये डायमेंशंस आ गए आपके Q के, डिवाइडेड बाय ये T जो टाइम का है T⁴, और ये A है एरिया, इसके डायमेंशन L⁻²। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सो दिस विल बी इक्वल टू m1 L⁻² हो जाएगा 0, ये 2 - 2 0, और T⁻² हो जाएगा -3, ये -2 ये -3।
ये देखिए ये आ गए डायमेंशंस ऑफ दिस इज विजिबल, दिस वन इज नॉट विजिबल, दिस okay, this is not visible. Let me write it here. So this is equal to here m1 l0 t minus 3. ये डायमेंशंस आ गए r के। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे r का डायमेंशन लग रहे हैं हमारे को सिग्मा के डायमेंशंस निकालने के लिए। तो r के डायमेंशंस है m1 l0 t raised to minus 3। उसके बाद ये t raised to 4, ये टाइम वाला नहीं है, ये टेम्परेचर वाला है। तो यहां पर जो t raised to 4 है, ये t और ये t में आप कंफ्यूज मत हुइए, इसको मैं लिख देता हूं केल्विन raised to 4, दैट विल बी मच बेटर। यहां जो t है ये टेम्परेचर वाला t है, ये टाइम वाला t नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां डायमेंशन लिख दे रहा t raised to 4 के, t raised to 4 के डायमेंशंस लिख दे रहा k raised to 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए वापस से, सो दैट द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा बिकम m1 l0 t minus 3 k raised to 4। ये हो गए इसके डायमेंशंस स्टीफेंस कांस्टेंट के। अब आराम से इसके हम यूनिट भी निकाल ले सकते हैं, सिग्मा के यूनिट्स ऑफ सिग्मा, SI यूनिट ऑफ सिग्मा। देखिए फॉर्मूले पर से निकालेंगे हम, ये देखिए R के, और सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन t raised to 4। तो R के डायमेंशंस क्या है, R के डायमेंशंस है जूल पर सेकेंड मीटर रेस टू 2। ये देखिए जूल पर सेकेंड मीटर रेस टू 2, ये R के डायमेंशंस आ गए। R के अब यूनिट्स लिख दिया मैंने, अब एक केल्विन रेस टू 4 नीचे है, तो ऊपर जाके वो, या फिर अगर डिवीजन में रखूं मैं तो केल्विन रेस टू 4। इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। दिस इज इक्वल टू जूल सेकेंड रेस टू -1 मीटर रेस टू -2 केल्विन रेस टू -4। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम यहां पर लिख सकते हैं। सो दिस इज सिग्मा, right? This is also sigma, Stephen's constant. Now see here, sigma, we have found out the dimensions. One correction is there here. This is Kelvin raised to 4, but if we take it in the numerator, it has to be minus. This has been pointed to me, so I have corrected it. It should be Kelvin raised to -4. Okay, well, we continue with the unit. So it is joule second raised to -1 meter raised to -4 Kelvin raised to -4. This joules second raised to -1 is nothing but watt. So similarly this can be written as watt meter raised to -2 Kelvin raised to -4. Now in the same way we can have, this is SI unit, I have found out the SI unit. In the same way we can have the CGS unit also. CGS unit of sigma, CGS unit of sigma. So here you will find that it is here joule, so it will be erg. Second raised to -1 will remain the same. Meter raised to -2 will become centimeter raised to -2, and you can keep this Kelvin raised to -4. So this is the CGS unit of sigma. So we have defined what is Stephen's law. We have also defined its equation. We have also introduced ourselves to Stephen's constant sigma, and now the value of sigma is fixed, and it is 5.67 into 10 raised to -8. The value of sigma is 5.67 into 10 raised to -8 in SI unit. I hope this is not visible, I think so. I'll write here further.
द वैल्यू ऑफ सिग्मा is equal to 5.67 into 10 raised to minus 8 in SI unit. And what is the SI unit? It is here. Watt meter raised to minus 2, Kelvin raised to minus 4. ये वैल्यू इतनी SI सिस्टम में रहेगी. So this was all about Stephen-Boltzmann's law. मैंने स्टेटमेंट बता दिया आपको. The rate of emission of radiant heat or energy per unit area or radiant power per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. उसमें हमने important जो introduction किया वो सिग्मा का इस इक्वेशन पर से. ये जो radiant rate of emission per unit area ये Q by AT रहता है, वो उसी को R बोलते हैं. ये emissive power भी कहलाता है. तो emissive power of perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. इस तरह से सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया, उसका डायमेंशंस, उसके यूनिट्स ये हमने देख लिए हैं. अब आगे अगर समझ लीजिए ब्लैक बॉडी नहीं है और मैं उसको स्टीफेंस लॉ लगाना चाहता हूं, ऑर्डिनरी बॉडी है, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? तो एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए. यहां पर मैं आपको दो इक्वेशन यहां पर बता दे रहा हूं, अच्छी तरह से आपने बॉक्स में लिख लेना उनको. यहां पर ये ब्लैक बॉडी के लिए और ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए. ऑर्डिनरी बॉडी तो हम ये देखेंगे कि स्टीफेंस लॉ का इक्वेशन ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है R इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4. सॉरी ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए R इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4. और अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो उसके लिए R इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा स्मॉल e सिग्मा टी रेस टू 4. ये चेंज है, यहां पर E इंट्रोड्यूस हो जाएगा. और E क्या है? इमिसिविटी है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है. अब बोलेंगे सर यहां पर क्यों नहीं है E? क्योंकि E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है. इट इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट हियर. एंड इफ इट इज एन ऑर्डिनरी बॉडी यू विल हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ E and then the equation becomes R is equal to E sigma T raised to 4. Now in the same way I would like to determine how much is the net loss of heat when a black body is placed in a cooler surrounding. How much heat it will lose. So for that, first of all, I need to find out how much it will emit. So how much will it emit if I keep the temperature T? So it will be R sigma T raised to 4. Heat emitted, radiant heat emitted is equal to, it will be sigma T raised to 4. Now at the same time it is absorbing from the surrounding. So here heat absorbed, rate of absorption of heat from the surrounding, that will be equal to sigma T0 raised to 4. तो कैपिटल T क्या है? टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी है. और T0 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है. और मैं ये यहां पर सपोज कर रहा हूं, आई एम सपोजिंग दैट दिस T इज ग्रेटर देन T0, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग के कंपैरिजन में. तो यहां पर बॉडी विल देयर विल बी नेट लॉस ऑफ हीट फॉर द ब्लैक बॉडी. सो नेट loss of heat by the black body will be equal to, net loss of heat will be equal to sigma T raised to 4 minus sigma T0 raised to 4. sigma common है, so that becomes sigma into T raised to 4 minus T0 raised to 4. This will be the net loss of heat by the black body. Now
If suppose I change the condition now, we have taken temperature of the surrounding less than the temperature of the body. बॉडी गर्म है इसलिए देयर विल बी नेट लॉस ऑफ हीट. अगर हम उल्टा ले लेते हैं, अब हम ये ले लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. नाउ देयर विल बी नेट गेन ऑफ हीट. देयर विल बी नेट gain of heat will be equal to what? Now the equation will change like this: sigma into T0 raised to 4 minus T raised to 4. This much will be the gain. So when this condition appears, there will be net gain of heat by the black body. This much will be the net gain of heat. If the body is hotter and temperature of the surrounding is cooler, then there will be net loss of heat. And how much will be the net loss of heat? It will be this much: sigma into T raised to 4 minus T0 raised to 4. Now if suppose I take ordinary body, this is true for black body. See the change we have made. For ordinary body, E is introduced, small e is introduced. In the same way, for ordinary body, if I find out heat emitted, here small e will come. Here heat absorbed, small e will come. And so this equation for ordinary body will change for ordinary body. I can say that T greater than T0, that is temperature of the body is greater than the temperature of the surrounding. The body is hotter. In that case, the net loss of heat will be equal to, for ordinary body, it will be E sigma T raised to 4 minus T0 raised to 4. For ordinary body, for a body other than black body. और अगर ये कंडीशन लागू कर देंगे कि when temperature of the body is less than T0, then the net gain of heat will be equal to, again, E sigma T0 raised to 4 minus T raised to 4. So in this way, we have seen Stephen-Boltzmann's law for perfectly black body, then how to change that law for ordinary body, then we have determined the net loss of heat for a perfectly black body, net gain of heat by perfectly black body, then for ordinary body, net loss of heat we have determined, and net gain of heat for the ordinary body we have determined. So you have to remember all these equations. I hope this is visible. Yeah, it is visible. So you have to remember all these equations. In this way, the portion of radiation ends here. We have completed the complete chapter of kinetic theory of gases and radiation. मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो है तो आपको 8 वीडियोस भेजा था और इसके ये छठा वीडियो रहेगा रेडिएशन का. तो इस तरह से ये टोटल चैप्टर के 8 + 6 14 वीडियोस इस चैप्टर के रहेंगे. पूरे वीडियोस को आप एक साथ स्टडी कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए. अमजद एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और स्टडी करते रहिए. इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. आपको नवा चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए. थैंक यू.